Hello students, I hope you guys are doing great. Now this video is specifically made for those students who have already completed their regular or EOB lectures. बच्चों अगर आपने already regular batch या EOB complete कर लिया है, then this is a very short guidance video कि यहाँ से आगे आपने self study कैसे करना चाहिए. Let's say you are preparing for your May 25 exam या maybe let's say आपका target November 25 या May 26 होगा, तो आपने ideally after finishing the lectures क्या approach रखना चाहिए. We'll keep the video very short and crisp, but आपको एक logical approach provide कर देंगे. सबसे पहले सर हमने किस सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई करना चाहिए. सो वी हैव डिवाइडेड द ओवरऑल सिलेबस इन 3 कैटेगरीज. पहले हमारे स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर हो गए, दैट इज चैप्टर नंबर 1 to 11, दैट इज ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. फिर ऑब्वियसली आता है एथिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 19. अब क्या है ना, ये हमारा चैप्टर 1 to 11 का वेटेज जो है वो लगभग आपको पता है ऑलमोस्ट इट स्टैंड्स एट 50%. It can be more than 50% also, but 50% वेटेज क्लियर दिया हुआ है आईसीआई ने. एथिक्स का वेटेज ऑलमोस्ट 20% मिनिमम मान के चलना चाहिए अपन ने. इट कैन बी मोर देन 20% also sometimes. Miscellaneous chapters sit around 30%. The range is 25 to 35, but हमने एवरेज 30% पकड़ा है. तो सर इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में आपको ये सीक्वेंस रेकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 7, 2, 3, 1 पहले ये चैप्टर्स को खत्म कीजिए. इसके बाद में 5 एंड 6 पे आइए. 5 एंड 6 में मेजॉरिटी वो स्टैंडर्ड्स थे जो इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ाए हुए हैं आपको. देन उसके बाद में वंस योर ऑल मेजर स्टैंडर्ड्स आर डन, फिर आप 800 सीरीज हो गया, एसएईज वाला पार्ट हो गया, एसआरईज वाला पार्ट हो गया, 9, 11, 10 एंड देन सबसे लास्ट में चैप्टर 4 पे आइए. ऑल्दो चैप्टर 4 में इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में ऐसे 315, 320, 330 के रेफरेंसेस है, पर वो एग्जाम के अंदर ना चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप उसको लास्ट में भी अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. रेगुलर बैच में वैसे भी आपको स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग आ ही गया होगा, तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं. ऑब्वियसली एथिक्स के अंदर सीधे शुरुआत करना चाहिए क्लॉजेस के साथ में, बोथ योर फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल. इसके बाद में काउंसिल के गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह, वहां पे एक क्वेश्चन आइडियली ऐसे है ना 4-5 मार्क के लिए एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहां थोड़ा केयरफुल रहिएगा. थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पे केयरफुल रहिएगा, नोक्लर वाला कॉन्सेप्ट पे केयरफुल रहिएगा, वहां पर मे भी डिस्क्रिप्टिव एडिशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आइडियली पहले क्लॉजेस एंड उसके बाद में बचे हुए पार्ट पे जाना चाहिए. इन मिसलेनियस चैप्टर्स मैं बोलूंगा सबसे पहले डिजिटल ऑडिट एंड ईएसजी 12, 18, क्योंकि गारंटीड क्वेश्चन आता है ये दोनों में से. मतलब 12 से भी एक क्वेश्चन मिलता है, 18 से भी एक क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि दोनों का डेडिकेटेड वेटेज दिया हुआ है. तो पहले 12 एंड 18 को खत्म करो, उसके बाद कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो. मैंने बताया है कि पहले पीएसयू कर लो, इंटरनल ऑडिट कर लो, फिर बैंक एनबीएफसी कर लो, क्योंकि आजकल वहां पे एमसीक्यू बढ़िया पूछा जाता है. अब जैसे कि इस बार एसएलआर सीआरआर के केस में थोड़ा अमेंडमेंट है, वहां पर एमसीक्यू आ सकता है. थोड़ा आपका एनबीएफसी के केस में टीयर 1, टीयर 2 कैपिटल को डिटेल में लिख के दिया यूनिट नंबर 2 में, वहां पे एमसीक्यू का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 14 पहले से बढ़िया प्रिपेयर कर लो. मे बी डिस्क्रिप्टिव सारा पार्ट आप ना पढ़ो, बट एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म कर सकते हो. फिर आपने ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट एंड लास्ट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट. वो सीएफएस ऑडिट क्या है अगर नहीं भी पढ़ा, ऐसे 600 आता है, और अगर ऑब्वियसली इंडेस वगैरह का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है एफआर का, तो भी आप आंसर लिख पाओगे. ये आपका लॉजिकली एक सीक्वेंस होना चाहिए जब आप पहली बार रिवीजन करने जा रहे हैं. ऑब्वियसली इसके बाद में आपके कुछ प्रायोरिटी चैप्टर्स बनते जाएंगे, जहां पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उनको ऑब्वियसली आप जल्दी जल्दी खत्म करते जाओगे. दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हमने भी कौन से बुक्स को रेफर करना चाहिए. आपके पास में 2 रेगुलर बुक्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2. आपके पास एक क्यूएनए बुक है, क्यूएनए बुक का हमने अपडेटेड वर्जन भी आपको भेजा है, प्लस आपके पास में एक कंसाइज बुक है, दैट इज आवर समरी बुक. अगर आप मुझे पूछेंगे स्ट्रिक्टली चैप्टर 1 to 11 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर एक्सेप्ट 5 एंड 6, मतलब 1 to 11 में सब आ गए एक्सेप्ट 5 एंड 6, चुपचाप हमारा मॉड्यूल 1 जो रेगुलर बुक है प्लस जो हैंड रिटन क्लास नोट्स लिखवा के दिए हैं आपको, वो रेफर कर लो, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो. उसकी भी सीक्वेंस बताऊंगा आपको कि पहले स्टडी मेटल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, फिर आरटीपी वाला, फिर एमटीपी वाला, फिर एग्जाम के जो एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में आए हैं वो वाले, वो सीक्वेंस भी आपको लास्ट में बताऊंगा. बट हाँ, इसमें आपने स्ट्रिक्टली मॉड्यूल 1 एंड क्लास नोट्स फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से. इट विल कवर एवरीथिंग, आपका फ्लो भी फटाफट हो जाएगा. 5 एंड 6 को हमने क्या किया, कंसाइज बुक में थोड़ा उल्टा डिटेल में लिखने का ट्राई किया है. जो इंटरमीडिएट के अंदर काफी डिटेल
डिटेल में था, फाइनल में इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, हमने समराइज फॉर्म में उसको अच्छे से कवर करने का ट्राई किया। आप कंसाइज बुक रेफर करोगे अलोंग विद क्यूरे तो आपका अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त रहेगा। फिर सर चैप्टर नंबर 12 टू 19 सारे मिसलिनियस चैप्टर्स, इसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर कंसाइज बुक या मॉड्यूल 2 दोनों में से कोई भी एक, इट्स अ चॉइस, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, प्लस नहीं है, वो दोनों में से कोई भी एक मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आप कंसाइज बुक से कंफर्टेबल हो तो बिंदास कंसाइज बुक के साथ में Q&A एंड एमसीक्यूज आपका एक बुकलेट रहेगा, हम शेयर करेंगे पीडीएफ आपको, जो आईसीआई ने रिसेंटली दिया है, तो आप शांति से कंसाइज बुक, तो मतलब सिंपल बात है, लिटरली चैप्टर 1 to 11 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स 5 6 छोड़ करके मॉड्यूल 1 रेफर करो, उसके अलावा बिंदास कंसाइज बुक प्लस Q&A बुक रेफर करो, आपका काम हो जाएगा। कंसाइज बुक का फायदा यही था दैट वन सिंगल बुक वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, स्ट्रेस कम रहेगा, डायरेक्टली रेफर करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और फास्ट होते जाएगा, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर कितना राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने रेगुलर ईओबी देखा है ऑलमोस्ट 1 to 11 में सारा राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आपको क्लास में करवाया है, जो आपने लिखा है ना वो एक्चुअली ऐसे सजेस्टेड आंसर है। देखो बच्चों भी इसका आंसर ना कोई क्लियर नहीं होता, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, डेफिनेटली दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट ये क्या होता है ना, बच्चे के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल किसी को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है थियरी में, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गया, वो डायरेक्टली लिख लेगा बिना सॉल्विंग ऑफ 5-10 क्वेश्चन ऑल्सो वो पेपर लिख सकता है। किसी का अगर फियर फैक्टर बहुत ज्यादा थियरी पेपर से, किसी को आंसर लिखने में बहुत डर लगता है, उसको शायद लगभग हर चैप्टर से 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 50-70 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको एक सीधा तरीका बोलता हूं, अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने में बहुत तकलीफ हो रही है, आईसीआई ने रिसेंटली ना मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे सिलेबस रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में दिए। बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर से आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करेंगे, आप एटलीस्ट वो सारे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो। वो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसी बहाने आपको आईसीआई के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी पता चल जाएगी, इसी बहाने वो सारे आंसर्स आपके लिख के हो जाएंगे, इसी बहाने आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओवरऑल सिलेबस में मेरा कमांड कितना है। मतलब इट इज नॉट जस्ट वन पेपर, आई एम सेइंग राइटिंग प्रैक्टिस पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद में वो सारे के सारे पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो। मतलब डोंट सिट लाइक 3 घंटे में सब खत्म करना है। ये आज मेरे को चैप्टर 1 रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है ढूंढो वो सॉल्व कर लो, चैप्टर 5 रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है सारे पेपर्स में वो एक दिन में सॉल्व कर लो। मतलब चैप्टर बाय चैप्टर उन टेस्ट पेपर्स को आप फॉलो कर लो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस हो सकता है। दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। फिर सर अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, जितने भी रेलेवेंट अमेंडमेंट्स थे, मोस्टली जो अमेंडमेंट था वो आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14 में था, बाकी तो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है 8 एंड 14 एंड बाकी सारे अमेंडमेंट्स हमने आपको YouTube की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, वहां पे सारे के सारे अमेंडमेंट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर अमेंडमेंट का एक प्रॉपर फोल्डर बनाया है जिसमें लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे सारे अमेंडमेंट्स का लिस्ट बना करके दिया है, वो आपने रेफर करना चाहिए। दैट्स मोर देन सफिशिएंट, इट कवर्स एवरीथिंग। रादर 800 सीरीज में तो हमने अमेंडमेंट प्लस रिवीजन दोनों कंबाइन कर दिया है विद द नया आईसीआई का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस, ताकि आपका सब कुछ कवर एक साथ में ही हो जाए। आप वो अमेंडमेंट लेक्चर देखोगे, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ एक साथ में हो जाएगा। सर सब कुछ करने के बाद में क्या मेरे को रिवीजन सेशंस रेफर करने चाहिए? अब बहुत बच्चों ने मेरे को बोला सर, इसलिए मैंने आपको रिवीजन सेशंस भी सॉफ्टवेयर पे अपलोड करके दिया है, यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट भी शेयर की आपके साथ में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एक बच्चे को जेन्युइनली सब्जेक्ट को पढ़ने में खुद से दिक्कत आ रही है तो वो रिवीजन सेशन को रेफर करे। अदरवाइज आपने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किए, ईओबी के लेक्चर्स अटेंड किए, आपको ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया से आता है, क्लास का हैंड रिटन नोट्स आपके पास में है। जितना ज्यादा समय आप खुद से पढ़ाई करने में डिवोट करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए सही में वैल्यू एडिशन रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मैं भले चाहिए तो 30 मिनट में रीड करके खत्म कर सकता हूं, बट जेन्युइनली आप उससे आंसर लिख नहीं पाओगे। उससे सिर्फ साइकोलॉजिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 25 मिनट के अंदर एक स्टैंडर्ड खत्म कर लिया है, बट एक्चुअली में वो स्टैंडर्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा और लिखने के लिए बोला तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। आप नहीं मानते मेरा बात, आप एक काम करना, कोई भी एक स्टैंडर्ड का रिवीजन अटेंड करना, उसके बाद में रैंडमली 5 क्वेश्चन लिखने का ट्राई करना। इट विल बी टफ। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, इसके बजाय मैं बोलूंगा चुपचाप हर स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट चीजों को बढ़िया से पढ़ो, यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, एंड वो 25-30 मिनट भी ना 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस सीरियस लेवल पे बढ़े। प्लीज डू नॉट लुक फॉर अ शॉर्टकट, यूज द नॉर्मल पाथ, दैट इज द बेस्ट पाथ टू बिकम अ क्वालिफाइड सीए अकॉर्डिंग टू मी। आई स्टिल ट्रूली बिलीव, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है कंसेप्चुअली, चुपचाप पढ़ाई करने में दिमाग लगाओ। हाँ, अगर आपको कंसेप्चुअली थोड़ा तकलीफ आ रहा है तो आप ये रिवीजन सेशंस को रेफर कर सकते हो। एथिक्स हो गया, चैप्टर 8 9 10 11 हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेज हो गए, सबके रिवीजन सेशंस आपको हमने सॉफ्टवेयर पे दे दिए, वो आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्यूएनए का फोकस क्या होना चाहिए? नाउ हियर मी आउट। सबसे पहले मैं बोलूंगा
लोग बोलते हैं लास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, मैं बोलता हूं जो लास्ट एग्जाम में आए ना मान के चलो रिपीट होगा ही नहीं, तो उल्टा सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल जो उसके अंदर अपडेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। इवन इफ यू डू दिस मच इट इज वेरी वेरी गुड। इसके अलावा हो सकता है 2-3 आरटीपी की वैरायटी होगी जो एग्जाम में आ जाएगी, अदरवाइज स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस बेस्ट कॉम्बिनेशन है। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपके साथ में मॉडल टेस्ट पेपर जो आईसीआई ने दिए हैं और आईसीआई ने खुद एमसीक्यू के केस सिनेरियोज दिए हैं, ऑलमोस्ट 150-200 पेज है, दोनों का कंबाइंड पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज। वो आप डेफिनेटली पूरा सॉल्व कर लो। मतलब स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस एंड मॉडल टेस्ट पेपर एंड एमसीक्यू सफिशिएंट है। टाइम है लास्ट 2 अटेम्प्ट का आरटीपी सॉल्व कर लो, और टाइम है लास्ट 2 अटेम्प्ट का एमटीपी कर लो, फिर भी टाइम है तो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस को आराम से गो थ्रू कर लो। अदरवाइज स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन अपडेटेड एंड आईसीआई का MCQ based booklet जो है plus model test papers, this is more than sufficient according to me. Remember, in audit every time they may try to ask you a new question, so it's better to focus more on syllabus than only on questions. एक disclaimer, प्लीज डू नॉट रिलाई कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चले जाऊं हो जाएगा क्या, नहीं, ये आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर तो एडिशनल है, सिलेबस आपका कोर है वो आपने ढंग से खत्म करना ही चाहिए। हम आपको ऑब्वियसली 1 डे बिफोर द एग्जाम का स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर देंगे। ये एमसीक्यू और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर्स का एक प्रॉपर कंबाइंड पीडीएफ विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज बाय नेक्स्ट मंडे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आईसीआई के इधर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, लॉजिकल फॉर्मेट में लेके आएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। इज दैट गुड इनफ? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई बीन टीचिंग थ्योरी फॉर इयर्स नाउ, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सर रेगुलर लेक्चर सुनने में बहुत मजा आया, ईओबी सुनने में बहुत मजा आया, पढ़ाई भी कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, विल आई इवन रिमेंबर इट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? मैं कैसे याद करूंगा? एक बात समझिए, 30 मार्क के एमसीक्यू के लिए मेमोराइजेशन का रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। गलती से हो गया तो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल में क्या ऐड करना क्या लेस करना उतना याद करना हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज एमसीक्यू के लिए प्योर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बचा 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके अंदर भी आपको बोलूं मैं आज की तारीख में ऐसे 30 से 40 मार्क के क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलते हैं जो प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिचुएशन देगा, बोलेगा इसमें ऑडिट रिपोर्ट में क्या आना चाहिए, कैम आएगा, ईओएम आएगा, वो आइडेंटिफाई करना है, ड्राफ्टिंग करना है। याद करने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। वो आपको पूछेगा लेट्स से दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा वाला थ्रेड किस सिचुएशन में, उसके लिए मेमोराइजेशन का जरूरत नहीं है। प्लस आप 1 डे बिफोर द एग्जाम सिर्फ ऑडिट पढ़ने वाले हो, आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज का रिवीजन होने वाला है एंड हर जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है वही पेपर में नहीं आने वाली है। सो डू नॉट ट्राई टू डीमोटिवेट योरसेल्फ थिंकिंग नेगेटिवली सो मच, नो वन कैन रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इट। हाँ, अगर मैं बढ़िया से समझते जाऊं, मल्टीपल रीडिंग करते जाऊं, राइटिंग प्रैक्टिस करते जाऊं एंड लास्ट 1.5 डे के अंदर जम के मेहनत करके जाऊं तो मेरे हिसाब से आपके पास में डिसेंट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उतना कंटेंट आपको याद भी रहेगा और उतना थोड़ा आर्टिकलशिप का लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बेसिस में बच्चा आराम से फाइनल का पेपर लिख पाएगा। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, आपको बैठ करके सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप वो करने के लिए गए तो रिमेंबर ऑलमोस्ट आईसीआई मॉडल का 1000 पेजेस है, प्रैक्टिकली किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। अपने दिमाग से फियर फैक्टर को निकाल दो, रैंडमली उठ के 6 बजे अगर ईएसजी का कोई क्वेश्चन उठा करके पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा, बट अगर लास्ट 1.5 दिन में सिर्फ वही पढ़ करके जाने वाले हो और फिर एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन आए वो लिखना पड़ेगा, तो आई एम टेलिंग यू इतना स्ट्रेस अपने दिमाग में मत लो उस चीज का कि मैं याद कैसे करूंगा। हाँ देखो, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, या मैं किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं हूं। पीपल फाइंड डिफरेंट वेज कि कारों के क्लॉजेस को याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक वगैरह। इफ इट वर्क्स इन योर फेवर आई एम श्योर आपको ये बहुत सारा चीज मिल जाएगा, आप रेफर कर सकते हो अगर आपके फेवर में काम करता है। मैं इतने सालों से आज तक कभी वो रेफर नहीं किया लाइफ के अंदर एज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव डन फिनोमिनली वेल, आई डोंट इवन रेकमेंड। आई बिलीव अपने दिमाग को फालतू में ये सब स्ट्रेस में डालने के बजाय पढ़ाई पे और कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक पे प्लस प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। इफ यू डू दैट आई एम श्योर यू आर गोना डू वेल। That's all from my side. Remember, these marks are important for you just to pass the examination. After that, no one is going to ask you how much did you score. Remember that in life, problems are solved by your experience and your understanding, not by the marks. I hope that works well in your favor as well. All the best, and I hope your exams go well. I hope to see you soon. Bye bye, guys. Thank you.